कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही जवाब ही काफी होता है, लेकिन अगर वही जवाब भविष्य से आए तो उस दिन मैंने अपनी डायरी खोली और बिना कुछ सोचे बस एक ही लाइन न लिखी, मुझे 10 बिलियन कमाने हैं। लिखने के बाद मैं कुछ सेकंड तक उसी लाइन को देखता रहा। फिर जैसे ही मेरी नजर नीचे गई, मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि मेरे पैरों के ठीक पास एक और डायरी रखी थी। बिल्कुल मेरी डायरी जैसी, वही रंग, वही कवर, वही डिजाइन, यहाँ तक कि उसके किनारे पर लगा छोटा सा निशान भी मेरी डायरी जैसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी हूबहू कॉपी बना दी हो। मैंने धीरे से उसे उठाया। दिल की धड़कन हर सेकंड तेज होती जा रही थी। आखिर ये आई कहां से? मैंने सावधानी से उसका पहला पन्ना खोला। अंदर लिखा था, डियर ग्रैंडपा, मुझे आपके सामान में यह डायरी बिल्कुल सही सलामत मिली। मैंने आपका आइडिया देखा और यकीन मानिए आप सच में एक जीनियस थे। अब हमारी दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो भविष्य से अतीत में चीजें भेज सकती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी कीमत है, इतनी बड़ी कि हमारी पूरी फैमिली की बची हुई जमा पूंजी भी उसके सामने कम पड़ जाए। फिर भी हमारी किस्मत बदलने के लिए मैंने अपनी आखिरी बचत तक खर्च करके आपको यह आंसर डायरी भेजी है। यह डायरी आपकी क्वेश्चन डायरी से पूरी तरह जुड़ी हुई है। दोनों में 100 पन्ने हैं और हर पन्ना क्वेश्चन डायरी के उसी नंबर वाले पन्ने से जुड़ा है। आप पहले अपनी डायरी में सवाल लिखेंगे, उसके बाद ही इस आंसर डायरी का वही पन्ना खोलेंगे। आप अभी पहला पन्ना पढ़ रहे हैं, इसलिए यह आपके पहले सवाल का जवाब है। आपने पूछा था अपनी पहली बड़ी दौलत कहां से कमाऊं। रिकॉर्डेड हिस्ट्री के मुताबिक इस पन्ने के लिखे जाने के 3 दिन बाद उत्तर में एक रीजनल वॉर शुरू होगा। इत्तेफाक से वही इलाका दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में से एक है। युद्ध शुरू होते ही इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस आज के $30 प्रति बैरल से बढ़कर 21 दिनों के अंदर $50 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगे। बाकी इससे पैसे कैसे कमाने हैं, मुझे उम्मीद है वह आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक आखिरी बात, इस डायरी के आगे वाले पन्ने कभी मत खोलिएगा। पहले अपना सवाल क्वेश्चन डायरी में लिखिए, उसके बाद ही आंसर डायरी का वही पन्ना खोलिए। अगर आपने जिज्ञासा में आकर आगे के पन्ने देख लिए तो उसके बाद इस डायरी का हर अगला पन्ना हमेशा के लिए खाली हो जाएगा और भविष्य से आपको फिर कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसे कभी मत भूलिएगा। मैं कुछ देर तक दोनों डायरियों को बस देखता ही रह गया। मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। क्या यह सच हो सकता है? क्या भविष्य में मेरे ही परिवार का कोई सदस्य मुझे यह डायरी भेज सकता है? अगर यह सब सच है तो मेरे सामने रखी यह किताब सिर्फ एक डायरी नहीं, मेरी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन इतनी बड़ी बात पर आंख बंद करके भरोसा करना बेवकूफी होती। अगर यह डायरी सिर्फ किसी का मजाक निकली तो मैंने बिना एक सेकंड गनवाए अपना फोन निकाला, सीधे इंटरनेशनल न्यूज खोल दी। उस वक्त मेरी नजर सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रही थी, क्या दुनिया में कहीं युद्ध शुरू हो चुका है? लेकिन नहीं, हर तरफ पूरी शांति थी। कहीं भी किसी युद्ध का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने राहत की सांस नहीं ली, बल्कि सीधे क्रूड ऑयल मार्केट खोल दिया और यहीं पर मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। स्क्रीन पर क्रूड ऑयल की कीमत ठीक $30 प्रति बैरल थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी डायरी में लिखी थी। एक भी डॉलर ऊपर नहीं, एक भी डॉलर नीचे नहीं। मैं स्क्रीन को बार बार देख रहा था, फिर डायरी को, फिर स्क्रीन को। इतना बड़ा इत्तेफाक हो ही नहीं सकता था। अगर 21 दिनों बाद कीमत सच में $50 प्रति बैरल तक पहुंच गई तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन अगर यह सब झूठ निकला तो मैं अपनी सारी बचत एक ही झटके में खो दूंगा। नहीं, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे इस डायरी को एक बार और परखना होगा। मैंने क्वेश्चन डायरी का दूसरा पन्ना खोला, पेन उठाया और लिख दिया, अगर तुम सच बोल रही हो तो मुझे कोई ऐसी खबर बताओ जो अभी तक हुई ही न हो। लिखते वक्त मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, क्योंकि अगर अगले पन्ने पर सच में भविष्य लिखा हुआ मिला तो मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मैंने एक गहरी सांस ली, धीरे से आंसर डायरी उठाई और दूसरा पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चेक करता हूँ। आज दोपहर 3:29 पर जापान के होक्काइडो के पास समुद्र में 5.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा। मैंने तुरंत फोन उठाया। समय था ठीक 3:00। अभी ऐसी कोई खबर नहीं थी। मतलब अगर यह भविष्यवाणी सच हुई तो सिर्फ 29 मिनट बाद मुझे अपना जवाब मिल जाएगा। मैं लगातार न्यूज रिफ्रेश करता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, हर सेकंड मुझे 1 मिनट जैसा लग रहा था। मेरी उंगली बार बार रिफ्रेश बटन दबा रही थी, लेकिन हर बार वही नतीजा, कोई खबर नहीं। मैंने फोन को टेबल पर रखा, फिर दोबारा उठा लिया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। फिर अचानक 3:29 मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, ब्रेकिंग न्यूज। मैंने बिना समय गंवाए उसे खोला। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जापान के होक्काइडो कोस्ट हिट बाय 5.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। कुछ सेकंड तक मैं सिर्फ
स्क्रीन को देखता रह गया। फिर पूरी खबर पढ़ी, समय वही, लोकेशन वही, मैग्नीट्यूड वही, एक एक चीज डायरी में लिखी बात से हूबहू मेल खा रही थी। उस पल मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे, मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मैं खुशी से हवा में जोर से मुक्का मार बैठा। यह सच है, यह सच में सच है। भूकंप ठीक उसी समय आया जिस समय डायरी ने लिखा था। अब मुझे किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। आज की दुनिया में कोई भी इंसान इतनी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, यह डायरी सच में भविष्य से आई थी। और सबसे बड़ी बात, इतिहास जरा भी नहीं बदला था। जो होना था वही हुआ, ठीक उसी समय उसी जगह। इसका मतलब 3 दिन बाद युद्ध भी शुरू होगा और क्रूड ऑयल सच में आसमान छूने वाला है। अब सवाल यह नहीं था कि डायरी सच है या नहीं, अब सवाल सिर्फ इतना था, मैं इस मौके का फायदा कितना उठा सकता हूँ। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही सवाल था, इतना बड़ा मौका आखिर इस्तेमाल कैसे करूं? अगर डायरी की बात सच निकली तो सिर्फ 21 दिनों में मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए था ज्यादा से ज्यादा पैसा, क्योंकि जितना बड़ा निवेश उतना बड़ा मुनाफा। मैंने जल्दी जल्दी अपने दिमाग में हिसाब लगाना शुरू किया। मेरे पास कुछ अपनी सेविंग्स थीं, लेकिन वो काफी नहीं थीं। अगर मैं सच में इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था तो मुझे हर वो पैसा जुटाना था जो मैं जुटा सकता था। सबसे पहले मेरे दिमाग में मम्मी पापा का ख्याल आया, अगर मैं उनसे पैसे मांग लूं तो। लेकिन अगले ही पल मैंने इस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया। अगर मैं अचानक से उनसे करोड़ों रुपए मांगता और कहता कि मुझे इंटरनेशनल ऑनियल फ्यूचर्स में निवेश करना है, तो उन्हें क्या लगता, यही ना कि मैं किसी बड़े स्कैम में फंस गया हूँ। हो सकता है वो मुझे रोकने की कोशिश करें, मेरी कार अपने पास रख लें या अपार्टमेंट बेचने भी न दें। और अगर ऐसा हो गया तो मेरे हाथ से जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा। नहीं, फ्यूचर डायरी का राज मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे सब कुछ अकेले करना होगा। मैंने बिना देर किए बैंक से संपर्क किया। मेरा प्लान सीधा था, अपार्टमेंट और कार दोनों को गिरवी रखकर लोन लेना। लेकिन कुछ ही कॉल्स के बाद मेरी सारी उम्मीद टूट गई। मेरी दोनों प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू करीब 4.5 मिलियन युआन थी, लेकिन बैंक सिर्फ 3 मिलियन युआन तक का लोन देने को तैयार था। और उससे भी बड़ी समस्या, अप्रूवल प्रोसेस। कम से कम 1 हफ्ता मैं कुर्सी पर बैठा चुपचाप सोचता रहा। 1 हफ्ता मेरे लिए सिर्फ 7 दिन नहीं थे। 1 हफ्ता मतलब पूरा मौका हाथ से निकल जाना, क्योंकि मेरे लिए अभी समय ही सबसे बड़ी दौलत था। अगर युद्ध शुरू हो गया और मैं अभी भी बैंक के अप्रूवल का इंतजार करता रहा तो इस फ्यूचर डायरी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मैंने तुरंत फैसला बदल दिया, अगर बैंक मेरा साथ नहीं देगा तो मैं सब कुछ बेच दूंगा, अपार्टमेंट भी, कार भी, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह मैं सीधे रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचा। मैंने बिना किसी मोल भाव के अपना अपार्टमेंट बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी, साथ ही कार भी सेल के लिए लिस्ट कर दी, क्योंकि मुझे ज्यादा कीमत नहीं, ज्यादा जल्दी पैसा चाहिए था। पैसा जो कुछ ही दिनों बाद मेरी किस्मत बदलने वाला था। किस्मत अच्छी थी कि मार्केट में दोनों चीजों के खरीदार बहुत जल्दी मिल गए। हालांकि जल्दी डील करने की वजह से मुझे थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 4.5 मिलियन की प्रॉपर्टी आखिरकार 4 मिलियन युआन में बिक गई। लेकिन मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि मेरे लिए यह 4 मिलियन असली दौलत नहीं थे। ये तो सिर्फ उस दरवाजे की चाबी थे जिसके पीछे अरबों की दुनिया मेरा इंतजार कर रही थी। मैं सेल एग्रीमेंट पर साइन ही कर रहा था कि अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम चमक रहा था, सेरीना, मेरी गर्लफ्रेंड। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कॉल रिसीव की, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यह छोटी सी कॉल मेरी जिंदगी का एक और चेहरा मेरे सामने लाने वाली थी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सेरेना की वही मीठी और हमेशा की तरह प्यार से भरी आवाज सुनाई दी, बेब क्या कर रहे हो? अगर ये कॉल कुछ दिन पहले आई होती तो शायद मैं मुस्कुरा देता, लेकिन इस वक्त मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा चुका था। मैंने फोन को कंधे और कान के बीच दबाया और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए कहा, थोड़ा बिजी हूँ बेब, बताओ क्या हुआ? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सेरेना अपनी ही दुनिया में खोई हुई बोलने लगी। आज मैं मॉल गई थी, वहाँ मैंने गुच्ची का एक बैग देखा, इतना खूबसूरत था कि बस देखते ही दिल आ गया। वह कुछ पल रुकी, फिर बिल्कुल मासूम बनने की कोशिश करते हुए बोली, और पता है सिर्फ 20,000 युआन का है, प्लीज मुझे गिफ्ट कर दो ना। मैं कुछ सेकंड बिल्कुल चुप रहा। अगर मैंने फ्यूचर डायरी नहीं देखी होती तो शायद बिना सोचे उसके लिए बैग खरीद देता, लेकिन अब हर एक युआन मेरे लिए एक निवेश था। मैं अच्छी तरह जानता था कि आज खर्च किए गए सिर्फ 20,000 युआन 21 दिनों बाद मुझे करीब 10 लाख युआन का नुकसान करा सकते थे। मैंने धीरे से कहा, बेब अभी थोड़ा इंतजार कर लो, मैं एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही सब खत्म होगा मैं तुम्हें उससे भी अच्छा बैग दिलाऊंगा। कुछ सेकंड पूरा सन्नाटा रहा, फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। मीठी आवाज गुस्से में बदल चुकी थी। मतलब तुम मना कर रहे हो? मैंने शांत रहते हुए कहा, मना नहीं कर रहा, बस अभी सही समय नहीं है। लेकिन सेरेना अब सुनने के मूड में नहीं थी। तुम्हें पता भी है तान्या के बॉयफ्रेंड ने उसे पहले ही वही बैग
खरीद कर दे दिया है। अगर मेरे पास नहीं हुआ तो वह सबके सामने मेरा मजाक उड़ाएगी। मैंने एक लंबी सांस ली। बेब, सिर्फ कुछ दिन, बस इतना इंतजार कर लो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें सबसे महंगा वाला दिलाऊंगा। लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले ही वह चिल्ला पड़ी, नहीं, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम बस मुझ पर खर्च नहीं करना चाहते, कंजूस कहीं के। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और अगले ही पल कॉल कट गई। फोन की स्क्रीन धीरे धीरे काली हो गई। मैं कुछ देर उसी स्क्रीन को देखता रहा, फिर हल्का सा सिर हिलाया। सच कहूँ तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, बस थोड़ा अजीब लगा। आखिर 3 साल से हम साथ थे। कॉलेज में जब पहली बार मैंने उसे देखा था तो पूरे कैंपस में उसके चर्चे हुआ करते थे। खूबसूरत चेहरा, गोरा रंग, लंबी टांगे और हर वक्त अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस। उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी। लेकिन आखिर में उसने मुझे चुना। मैं हमेशा सोचता था कि उसने मुझे इसलिए चुना क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है। लेकिन आज पहली बार मेरे मन में एक अजीब सा सवाल उठा, क्या उसे मुझसे प्यार था या मेरे पैसों से? मैंने उस ख्याल को झटक दिया। नहीं, मैं बेवजह ज्यादा सोच रहा हूँ। अभी मेरे पास उससे कहीं ज्यादा जरूरी काम है। मैंने आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। कुछ ही मिनटों बाद मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया, 4 मिलियन युआन आपके अकाउंट में सफलतापूर्वक जमा कर दिए गए हैं। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और अनजाने में मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। 4 मिलियन बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मेरे लिए ये मंजिल नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। तभी मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया, रुको डेवोन, उसने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए। सालों से मैंने उसे छोटी छोटी रकम उधार दी थी, कभी 3,000, कभी 5,000, कभी उससे भी ज्यादा। अलग अलग मौकों पर दिए गए वही छोटे छोटे उधार आज 1 लाख युआन से भी ऊपर पहुंच चुके थे। अगर वह पैसे वापस मिल जाएं, तो मैं और बड़ा दांव खेल सकता हूं। मैंने बिना देर किए उसका नंबर मिलाया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस एक कॉल के बाद मेरी दोस्ती हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मैंने बिना देर किए डेवोन को वीडियो कॉल लगा दी। डेवोन मेरा बचपन का दोस्त, हमने मिडिल स्कूल, हाई स्कूल सब कुछ साथ बिताया था। लेकिन जहां मैं कॉलेज चला गया वहीं वह पढ़ाई छोड़कर सीधे नौकरी करने लगा। उसकी फैमिली की हालत हमेशा से कमजोर थी, इसलिए जब भी हम बाहर घूमने जाते, रेस्टोरेंट, क्लब या कहीं भी, ज्यादातर बिल मैं ही भरता था। और जब कभी उसके पास पैसों की तंगी होती तो बिना कुछ सोचे मैं उसे पैसे उधार दे देता। 3,000, 5,000, कभी 10,000। ऐसे ही सालों में वह रकम 1 लाख युआन से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। कुछ ही सेकंड में वीडियो कॉल कनेक्ट हो गई। स्क्रीन पर डेवोन का मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया। अरे भाई, क्या हाल है? आज रात ड्रिंक्स पर चल रहे हैं ना? मैं हल्का सा मुस्कुराया। आज नहीं, थोड़ा जरूरी काम है, लेकिन तुझसे एक जरूरी बात करनी थी, डेवोन ने बिना कुछ सोचे कहा। हाँ बोल, मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। यार, क्या तू मेरे उधार वाले पैसे वापस कर सकता है? मुझे अभी उनकी काफी जरूरत है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। कुछ सेकंड वह मुझे बस घूरता रहा, फिर उसने ठंडी आवाज में पूछा, मतलब कौन से पैसे? मैं थोड़ा चौंका। वही जो इतने सालों में मैंने तुझे उधार दिए थे, याद है ना? उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। अरे यार, इतने पुराने हिसाब कौन रखता है? मैंने अपनी आवाज शांत रखी। मैं रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे पैसे थे और मुझे अभी उनकी जरूरत है। डेवोन की आवाज अब पहले से भी ज्यादा सख्त हो चुकी थी। देख, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, और वैसे भी तू अचानक इतने पैसे क्यों मांग रहा है? मैंने कुछ पल सोचा। फ्यूचर डायरी का राज मैं उसे नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने सिर्फ इतना कहा, एक जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा है, बस थोड़े समय के लिए पैसे चाहिए, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा। तेरे घर वाले करोड़पति हैं और तू मुझ जैसे आदमी से पैसे मांग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने थोड़ी गंभीर आवाज में कहा। घर की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में जरूरत है। फिर मैंने कैमरा घुमाकर उसे अपना खाली होता हुआ अपार्टमेंट दिखाया। मजदूर सारा सामान पैक कर रहे थे, कुछ लोग फर्नीचर बाहर निकाल रहे थे। डेवोन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। रुक, तूने अपार्टमेंट बेच दिया? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, कार भी। यह सुनते ही जो उसके चेहरे पर हैरानी नहीं बल्कि एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तो मतलब तू सच में दिवालिया हो गया? मैंने ना हाँ कहा, ना बस उसे देखता रहा। लेकिन शायद उसने अपनी तरफ से जवाब तय कर लिया था। वह कुर्सी पर पीछे टिक गया और हंसते हुए बोला, भाई सच बताऊं, तेरे 1 लाख से तेरी जिंदगी बदलने वाली नहीं है, लेकिन अगर वो पैसे मेरे पास रहेंगे तो कम से कम एक गरीब आदमी का भला हो जाएगा। मेरे कानों को यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने अभी क्या सुना। मैंने धीरे से कहा, डेवोन तू मजाक कर रहा है ना? उसने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं 1 रुपया भी वापस नहीं दूंगा और आगे से मुझे पैसे के लिए फोन मत करना। बस इतना कहकर उसने कॉल काट दी। स्क्रीन एक बार फिर काली हो गई। मैं कुछ देर तक फोन हाथ में लिए खड़ा रह गया। दिल में गुस्से से ज्यादा हैरानी थी। जिस इंसान को मैं सालों से अपना भाई मानता था, उसने सिर्फ एक अफवाह के भरोसे इतनी जल्दी अपना रंग बदल लिया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगला फोन मुझे यह एहसास कराने वाला था कि डेवोन अकेला नहीं था।
मेरे हाथ अब भी फोन पर ही थे। कुछ सेकंड पहले जिस इंसान को मैं अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था, उसने सिर्फ 1 लाख युआन के लिए सालों की दोस्ती खत्म कर दी। मैंने एक गहरी सांस ली। गुस्सा धीरे धीरे शांत हो चुका था। अब बस एक बात समझ आ रही थी, मुसीबत सिर्फ इंसान की जेब नहीं, उसके आसपास के लोगों का असली चेहरा भी दिखा देती है। लेकिन अभी मेरे पास भावुक होने का वक्त नहीं था। मुझे जितना हो सके उतना पैसा इकट्ठा करना था। तभी मेरी नजर कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक और नाम पर जाकर रुकी, ट्रेविस। वो भी कई सालों से मेरा दोस्त था। डेवोन जितने पैसे तो नहीं, लेकिन उसने भी धीरे धीरे करके 10,000 युआन से ज्यादा उधार लिए थे। मैंने सोचा अगर वो पैसे वापस मिल जाएं तो कम से कम मेरे रोजमर्रा के खर्चों की चिंता खत्म हो जाएगी। मैंने बिना ज्यादा सोचे उसे कॉल लगा दी। फोन सिर्फ एक ही बार बजा और अगले ही पल कॉल रिसीव हो गई। लेकिन दूसरी तरफ से जो पहला वाक्य सुनाई दिया, उसे सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। सुना है तू दिवालिया हो गया। मेरी भौहें अपने आप सिकुड़ गईं। मैंने इसे धीरे से पूछा, यह बात तुझे किसने बताई? वो हंस पड़ा। पूरे ग्रुप में यही बात चल रही है, डेवोन ने बताया। बोला तूने अपना अपार्टमेंट भी बेच दिया, कार भी, और अब सबसे पैसे मांग रहा है। मैं अंदर ही अंदर हल्का सा मुस्कुराया। सिर्फ 10 मिनट पहले मैंने डेवोन से बात की थी और इतनी जल्दी उसने पूरी कहानी सबके सामने फैला दी। सच ही कहते हैं, अच्छी खबर चलकर जाती है लेकिन बुरी खबर उड़कर। मैंने शांत आवाज में कहा, डेवोन ने आधी बात बताई है। मैं दिवालिया नहीं हुआ हूँ, मुझे बस अपने कुछ पैसे वापस चाहिए जो मैंने तुझे उधार दिए थे। कुछ सेकंड दूसरी तरफ सन्नाटा रहा। फिर ट्रेविस ने हल्की हंसी के साथ कहा, यार मैंने तो इस महीने अपना क्रेडिट कार्ड बिल भी नहीं भरा, मैं तो तुझसे ही पैसे मांगने वाला था। उसकी बात सुनकर मुझे सब समझ आ गया। उसे मेरे पैसों की याद नहीं थी, उसे सिर्फ मेरे दिवालिया होने की अफवाह याद थी। और उसने मन ही मन यह तय कर लिया था कि अब उसे मुझे 1 रुपया भी वापस नहीं करना है। मैंने आखिरी बार पूछा, मतलब तू पैसे वापस नहीं देगा? उसने बिना झिझक कहा, अभी तो बिल्कुल नहीं, बाद में देखेंगे। वैसे भी तेरे 10,000 से मेरा क्या बन जाएगा, और तू तो वैसे भी खत्म हो चुका है। बस यहीं तक सुनना मेरे लिए काफी था। मैंने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। फोन धीरे से मेरे हाथ से नीचे हो गया। उस पल मुझे पैसों का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि मैंने जिन लोगों को बिना हिसाब के अपना समझा, उन्होंने एक अफवाह सुनते ही मुझे छोड़ दिया। मैंने अपने फोन की स्क्रीन देखी, कॉन्टैक्ट लिस्ट में अभी भी कई नाम बाकी थे, लेकिन अब मुझे किसी को कॉल करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। अगर डेवोन इतनी जल्दी सबको बता चुका है तो बाकी लोगों का जवाब भी मुझे पहले से पता था। मैंने फोन लॉक किया और हल्की सी मुस्कान के साथ अपने आप से कहा, ठीक है, आज तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया, अब एक दिन मैं भी तुम्हें पहचान दिलाऊंगा कि तुमने किस इंसान को खो दिया। मुझे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। जो पैसे वापस मिलने थे वो अब कोर्ट से ही मिलेंगे, लेकिन वो सब बाद की बात थी। अभी मेरे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, फ्यूचर डायरी, क्रूड ऑयल फ्यूचर्स और 21 दिनों में अपनी पहली अरबों की दौलत। मैंने एक बार फिर अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस देखा, 4 मिलियन युआन। बस यही मेरी पूरी ताकत थी और मैं इसे बिना एक पल गंवाए मार्केट में उतारने वाला था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक और सबसे यादगार घंटे बनने वाले थे। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। दोस्त साथ छोड़ चुके थे, रिश्तों की सच्चाई मेरे सामने आ चुकी थी और अब मेरे हाथ में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, फ्यूचर डायरी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना फोन उठाया, स्क्रीन अनलॉक की, फिर सीधे ओवरसीज ट्रेडिंग ऐप खोल दिया। कुछ ही सेकंड में क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का चार्ट मेरे सामने था। पूरी दुनिया अब भी शांत थी, कहीं कोई युद्ध नहीं, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं। इसीलिए क्रूड ऑयल की कीमत लगभग स्थिर थी, $30 प्रति बैरल, बिल्कुल वैसी ही जैसी डायरी में लिखी थी। मैंने इन चार्ट को कुछ देर तक ध्यान से देखा, उसकी हर छोटी हर बड़ी मूवमेंट को समझने की कोशिश की। लेकिन मेरे लिए अब चार्ट से ज्यादा डायरी पर भरोसा करना जरूरी था, क्योंकि जिसने भूकंप का समय सेकंड तक सही बताया हो, वो ऑयल मार्केट भी गलत नहीं हो सकता। मैंने अपना पोर्टफोलियो खोला, अवेलेबल बैलेंस 4 मिलियन युआन। यही मेरी पूरी पूंजी थी, मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी बचत और मेरे भविष्य की पूरी उम्मीद। मैं कुछ सेकंड चुपचाप स्क्रीन को देखता रहा, फिर अपने आप से बोला, या तो आज के बाद मैं हमेशा के लिए बदल जाऊंगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने बाय बटन दबा दिया, स्क्रीन पर कंफर्मेशन विंडो खुल गई। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100%। मैंने बिना हिचकिचाए कंफर्म दबा दिया। कुछ ही सेकंड में मेरे 4 मिलियन युआन क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में बदल चुके थे। लेकिन मैं यही नहीं रुका, मैंने रिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन खोला। वहाँ एक छोटा सा नंबर मेरी तरफ जैसे देख रहा था, 50 गुना लेवरेज। मैंने कुछ पल उसे देखा, अगर मैं गलत साबित हुआ तो सिर्फ कुछ प्रतिशत का उतार चढ़ाव मुझे पूरी तरह खत्म कर देगा, लेकिन अगर डायरी सही निकली तो यही 50 गुना लेवरेज मुझे ऐसी दौलत देगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी उंगली कुछ पल स्क्रीन के ऊपर रुकी रही, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर
मैंने आंखें बंद की और 50 गुना लेवरेज एक्टिवेट कर दिया। कंफर्मेशन मैसेज आया, ट्रेड सक्सेसफुल। मैंने धीरे से सांस छोड़ी। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अब या तो मैं जीतूंगा या पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि मैं अंधेरे में तीर नहीं चला रहा था। मेरे पास भविष्य की जानकारी थी और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मैंने एक बार फिर आंसर डायरी उठाई। उस पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, धैर्य रखिए, इतिहास अपने तय समय पर खुद को दोहराएगा। मैं मुस्कुरा दिया। बस अब इंतजार करना था उस युद्ध का जिसके शुरू होने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे। रात धीरे धीरे बीतने लगी, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मैं बार बार ट्रेडिंग ऐप खोलता, फिर खुद को रोकता, फिर दोबारा खोल लेता। चार्ट अब भी लगभग सीधा था, मार्केट अभी भी शांत था, लेकिन मुझे पता था यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी तबाही सबसे गहरी खामोशी के बाद ही आती है। आखिरकार सुबह के करीब 4 बजे मेरे फोन ने तेज आवाज में नोटिफिकेशन दिया, ब्रेकिंग न्यूज। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर जो लिखा था उसे पढ़ते ही मेरी सांस एक पल के लिए थम गई। उत्तर में रीजनल वॉर शुरू हो चुका है। मैंने तुरंत ट्रेडिंग ऐप खोली। जो चार्ट कुछ मिनट पहले तक बिल्कुल शांत था, अब रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहा था। $30, 31, 33, 35, 37, 39, हर सेकंड एक नई ऊंचाई। मेरी आंखों के सामने मेरे पोर्टफोलियो का नंबर पागलों की तरह बढ़ रहा था। 10 मिलियन, 18 मिलियन, 32 मिलियन, 45 मिलियन और सिर्फ एक घंटे के अंदर 60 मिलियन युआन। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता ही रह गया। ये कोई सपना नहीं था, ये सचमुच मेरा पैसा था। सिर्फ एक घंटे में मैंने इतना कमा लिया था जितना ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाते। लेकिन मैंने बेचने का जरा भी नहीं सोचा, क्योंकि डायरी ने मुझे पहले ही बता दिया था ये बस शुरुआत है, असली तूफान अभी आना बाकी था। मैं कुछ देर तक बस स्क्रीन को देखता रहा। पोर्टफोलियो में हर कुछ सेकंड बाद एक नया नंबर दिखाई दे रहा था। 60 मिलियन, 62 मिलियन, 65 मिलियन। हर बार अकाउंट रिफ्रेश होता और मेरी दौलत कुछ और बढ़ जाती। मैंने धीरे से फोन लॉक कर दिया। नहीं, अगर मैं हर सेकंड यही देखता रहा तो पैसे आने से पहले ही पागल हो जाऊंगा। डायरी ने जो कहा था अब तक उसका एक एक शब्द सच साबित हुआ था। इसलिए अब मुझे सिर्फ इंतजार करना था 21 दिनों का और अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन का। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने सूटकेस की तरफ देखा। आज मुझे अपना अपार्टमेंट नए मालिक को सौंपना था। सारा सामान पहले से ही पैक हो चुका था। मैंने सूटकेस उठाया, दरवाजे पर एक आखिरी बार नजर डाली। यहीं मैंने पिछले 3 साल बिताए थे। यहीं मैंने अपने भविष्य के सैकड़ों सपने देखे थे। लेकिन अब उन सपनों की जगह एक नया सपना ले चुका था। मैंने दरवाजा बंद किया और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मैं सेरेना के अपार्टमेंट के नीचे खड़ा था। असल में मेरा प्लान बहुत सीधा था। कुछ दिनों के लिए यहीं रुकूंगा। 21 दिन बाद जब फ्यूचर्स से प्रॉफिट मिल जाएगा तब हम दोनों के लिए एक शानदार विला खरीदूंगा और नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ डोरबेल बजाता हूँ। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुलता है। सामने सेरेना खड़ी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो हमेशा होती थी। उसकी नजर सीधे मेरे बड़े सूटकेस पर गई, फिर वापस मेरे चेहरे पर। कुछ पल हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। मैंने चुप्पी तोड़ी। बेब, मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकना होगा, बस 1 महीना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सेरेना अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने ठंडी आवाज में पूछा, अपने अपार्टमेंट में क्यों नहीं जा रहे? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर शांत आवाज में बोला, वो मैंने बेच दिया है। मेरी बात खत्म होते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कार भी। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, अब उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल चुके थे। वो कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही, फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सच सच बताओ, क्या तुम दिवालिया हो गए हो? मैं कुछ पल के लिए सुन्न रह गया। दिवालिया? यह बात इसके कानों तक भी पहुंच गई। मुझे तुरंत समझ आ गया। डेवोन वही पूरे शहर में मेरे दिवालिया होने की अफवाह फैला रहा था। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम भी उसकी बातों में आ गई? मैं दिवालिया नहीं हूँ, बस एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही सेरेना ने बीच में रोक दिया। बस करो, मुझसे झूठ मत बोलो। डेवोन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने अपार्टमेंट बेच दिया, कार बेच दी और अब लोगों से पैसे मांग रहे हो। उसकी आवाज हर शब्द के साथ और ठंडी होती जा रही थी। अब समझ में आया, उस दिन तुमने मेरे लिए 20,000 का बैग क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास पैसे ही नहीं बचे। मैंने धीरे से कहा, तुम गलत समझ रही हो, लेकिन
उसने फिर मेरी बात काट दी। नहीं, गलत मैं नहीं, गलत तुम हो। इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या सोच रहे थे, मुझसे शादी करोगे और फिर ये अपने कर्ज मुझसे उतरवाओगे? उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैं उसे बस देखता रह गया। 3 पूरे साल हम साथ थे और आज उसे मेरे बारे में इतना ही भरोसा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सबसे दर्द देने वाली बात अभी उसके मुंह से निकलनी बाकी थी। उसकी आखिरी बात मेरे सीने में किसी तेज चाकू की तरह उतर गई। मैं कुछ पल तक उसे बस देखता रह गया। क्या यही वही लड़की थी जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था? मैंने खुद को शांत रखते हुए कहा, सेरेना, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश करूंगा? 3 साल से हम साथ हैं, क्या इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर? लेकिन उसकी आंखों में जरा सा भी भरोसा नहीं था। वो अपने दोनों हाथ बांधकर दरवाजे के सामने ही खड़ी रही। भरोसा? वो हल्का सा हंस पड़ी। भरोसा तो मुझे उस दिन ही हो गया था जब तुमने मेरे लिए 20,000 का बैग लेने से मना कर दिया था। पहले तुम कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं बचे। मैंने धीरे से सिर हिलाया। अब मुझे समझ आने लगा था उसे मेरी बातों से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ एक नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मैंने एक आखिरी कोशिश की, सेरेना, बस 21 दिन, मुझे सिर्फ 21 दिन दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन उसने मेरी बात पूरी होने से पहले ही हाथ उठा दिया। बस मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। तुम्हारे पास अगर सच में कुछ होता तो तुम अपना घर और कार कभी नहीं बेचते। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। और सुनो, आज के बाद हमारे बीच सब खत्म। मैं एक पल के लिए जम सा गया। सब खत्म? इतनी आसानी से? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी दिवालिया इंसान के साथ बर्बाद नहीं कर सकती। भगवान का शुक्र है कि शादी से पहले मुझे तुम्हारी असली हालत पता चल गई, वरना मैं भी तुम्हारे साथ डूब जाती। मेरे होंठ अपने आप हल्के से हिल गए। हमारा अपार्टमेंट? मैंने धीरे से पूछा। तुम अभी बार बार हमारा क्यों कह रही हो? वो अपार्टमेंट मेरे माता पिता ने मेरे लिए खरीदा था। हमारी शादी भी नहीं हुई थी। उस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था और मैं तुम्हें अपने कर्ज चुकाने के लिए फंसाऊंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। सेरेना, अगर मैं सच में दिवालिया भी होता तो भी मुझे सबसे ज्यादा डर अपने कर्ज से नहीं, तुम्हारे शौकों से लगता। हर महीने लाखों रुपए सिर्फ ब्रांडेड बैग्स और महंगे गिफ्ट्स पर खर्च करना, ये आदत किसी भी इंसान को दिवालिया बना सकती है। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दिया। क्या कहा तुमने? मतलब अब गलती मेरी है? मैंने थकी हुई आवाज में कहा, नहीं, गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें समझने में 3 साल लगा दिए, लेकिन आज आखिरकार मैं समझ गया। ये सुनते ही उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा पकड़ा और गुस्से से बोली, आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना और मेरे घर के आसपास दिखाई भी मत देना। अगले ही पल धड़ाम, दरवाजा मेरे मुंह पर बंद हो चुका था। पूरा कॉरिडोर एकदम शांत हो गया। मैं अपने सूटकेस के साथ वहीं खड़ा रह गया। 3 साल एक दरवाजे के बंद होने की आवाज में खत्म हो गए। मैंने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। अभी सुबह ही मेरे फ्यूचर्स अकाउंट में 60 मिलियन युआन का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था और सिर्फ 21 दिनों बाद मेरे पास अरबों की दौलत होने वाली थी। अगर मैं इसी वक्त अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर सेरेना को दिखा देता तो शायद उसका पूरा रवैया 1 सेकंड में बदल जाता। वो रोते हुए मुझसे माफी मांगती, मुझे रोकती, शायद मेरे पैरों तक गिर जाती। लेकिन अब मेरे अंदर ऐसा करने की जरा सी भी इच्छा नहीं बची थी। आज पैसों से ज्यादा मुझे एक अनमोल चीज मिल गई थी। सच। कौन मुसीबत में साथ छोड़ देता है और कौन बिना किसी मतलब के साथ खड़ा रहता है। मैंने अपना सूटकेस उठाया, हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाई और सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सेरेना यहीं रुकने वाली नहीं थी। वो अभी मेरी जिंदगी को और भी मुश्किल बनाने वाली थी। मेरे कदम धीरे धीरे अपार्टमेंट से दूर बढ़ रहे थे। एक हाथ में भारी सूटकेस था और दूसरे हाथ में मेरा फोन। अजीब बात थी, दिल में ज्यादा दर्द नहीं था। शायद जब कोई इंसान आपको इतना गहरा धोखा देता है तो आंसू भी कुछ देर के लिए रास्ता भूल जाते हैं। मैंने एक लंबी सांस ली। अब सबसे बड़ा सवाल था, जाऊं कहां? अपने माता पिता के पास नहीं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने अपार्टमेंट और कार बेच दी है तो वो परेशान हो जाएंगे। दोस्तों के पास? मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। आज दोस्त शब्द का मतलब ही बदल चुका था। डेवन, ट्रेविस और बाकी सब मेरे दिवालिया होने की एक अफवाह सुनते ही मुझे छोड़ चुके थे। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, किसी होटल में कुछ दिनों के लिए रुकना। इसी सोच में मैंने फोन निकाला और कैब बुक करने ही वाला था कि फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर जो नाम दिखाई दिया उसे देखकर मैं सचमुच रुक गया। एलिस। मैंने दोबारा स्क्रीन देखी। गलती तो नहीं हो गई? नहीं, वाकई एलिस ही कॉल कर रही थी। कॉलेज के 4 साल हम एक ही क्लास में थे, लेकिन हमारी बात शायद पूरे 4 साल में 10 बार भी नहीं हुई होगी। ग्रेजुएशन के बाद तो लगभग कोई संपर्क ही नहीं रहा। फिर आज अचानक उसका फोन। मैंने बिना देर किए कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। तुम अभी कहाँ हो? मैं थोड़ा चौंका। मैं वेस्ट साइड में हूँ। क्यों, सब ठीक है? कुछ सेकंड उधर से कोई जवाब नहीं आया, जैसे वो हिम्मत जुटा रही हो। फिर धीरे से बोली, मैंने
तुम्हारे बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी। सोशल मीडिया, मैंने भौहें सिकोड़ ली। एलिस ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसने लिखा है कि तुम दिवालिया हो गए हो और उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। मैं एक पल के लिए चुप रह गया। तो सेरेना यही नहीं रुकी, उसने पूरी दुनिया को बताने की भी जरूरत समझी। मुझे गुस्सा नहीं आया, बस थोड़ी हंसी आ गई। कितनी जल्दी लोग अपनी कहानी के हीरो बन जाते हैं और दूसरे इंसान को विलेन। उधर एलिस अब भी चुप थी। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे घर आ सकते हो। मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने जल्दी से अपनी बात पूरी की, मतलब अगर तुम्हें अजीब न लगे तो हम कुछ दिनों के लिए फ्लैट शेयर कर सकते हैं, किराया आधा आधा दे देंगे। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वो ये सब कह रही है। मेरे चेहरे पर अनायास एक मुस्कान आ गई। आज जिन लोगों पर मैंने सालों भरोसा किया, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, और जिस लड़की से मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की, वो बिना किसी मतलब के मेरी मदद के लिए खड़ी थी। मैंने धीरे से कहा, एलिस थैंक यू। सच कहूँ, इस वक्त मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें सच में कोई परेशानी नहीं है तो मैं कुछ दिनों के लिए आ जाऊंगा। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर उसकी छोटी सी खुशी भरी आवाज आई, सच? ओह मतलब ठीक है, मैं अभी तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ। जब कॉम्प्लेक्स पहुँचो तो मुझे कॉल कर देना, मैं नीचे आ जाऊंगी। कॉल कट गई। मैं कुछ देर तक फोन की स्क्रीन को देखता रहा। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान पैसों से नहीं, दिल से अमीर होता है। कुछ लोग आपके अच्छे वक्त में साथ चलते हैं और कुछ आपके सबसे बुरे वक्त में आपका हाथ पकड़ लेते हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कैब बुक की, डेस्टिनेशन किरीन टावर। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को मैं कॉलेज में बस एक शांत और साधारण लड़की समझता था, उसकी असली पहचान मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली थी। मेरी कैब धीरे धीरे शहर की भीड़ से निकलकर एक बिल्कुल अलग इलाके की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते भर मैं खिड़की के बाहर देखता रहा। दिमाग में अब भी आज की सारी घटनाएं घूम रही थीं। सुबह मैं करोड़ों कमाने का सपना देख रहा था। दोपहर तक मेरे सबसे अच्छे दोस्त मुझे छोड़ चुके थे। शाम होते होते जिस लड़की से मैं शादी करने वाला था, उसने भी मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसी दिन एक ऐसी इंसान का फोन आया जिससे मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। जिंदगी सच में कभी कभी अजीब तरीके से संतुलन बना देती है। करीब 20 मिनट बाद कैब एक विशाल गेट के सामने आकर रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा और कुछ पल के लिए बस देखता ही रह गया। मेरे सामने एक बेहद शानदार लग्जरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खड़ा था। मुख्य गेट किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। ऊंची ऊंची इमारतें, चारों तरफ खूबसूरत गार्डन, बीच में फव्वारे और हर तरफ बेहतरीन सिक्योरिटी। मैंने मन ही मन सोचा, क्या मैं सही जगह आ गया हूँ? फोन निकालकर एक बार फिर एलिस का भेजा हुआ एड्रेस चेक किया। किरीन टावर, बिल्डिंग सी, यूनिट 3101। एड्रेस बिल्कुल यही था। मैं कैब से नीचे उतरा। अभी मैं अपना सूटकेस निकाल ही रहा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड तेज कदमों से मेरी तरफ आया। उसने बहुत सम्मान से हल्का सा झुककर कहा, गुड आफ्टरनून सर, क्या आप किसी रेजिडेंट से मिलने आए हैं? उसका व्यवहार इतना प्रोफेशनल था कि मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मैंने सिर हिलाकर कहा, जी मैं एलिस लिन से मिलने आया हूँ, बिल्डिंग सी, यूनिट 3101। गार्ड ने बिना एक भी सवाल किए अपना इंटरकॉम उठाया। कुछ सेकंड बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर मिस लिन ने आपकी एंट्री कंफर्म कर दी है। उन्होंने कहा है कि आपको नीचे आने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी टीम आपको सीधे उनके अपार्टमेंट तक छोड़ देगी। इतना कहकर उसने मेरे हाथ से भारी सूटकेस ले लिया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। कुछ ही सेकंड बाद एक छोटी इलेक्ट्रिक शटल मेरे सामने आकर रुकी। गार्ड ने बड़े आराम से मेरा सामान उसमें रखा और बोला, सर कृपया बैठ जाइए, हम आपको सीधे बिल्डिंग सी तक छोड़ देंगे। मैं शटल में बैठ गया। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ रहे थे, मेरी हैरानी और बढ़ती जा रही थी। हर बिल्डिंग किसी लग्जरी रिसोर्ट जैसी लग रही थी। सड़कें इतनी साफ कि उनमें पेड़ों का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। हर कुछ मीटर पर सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद था। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं लोग अपने पालतू कुत्तों के साथ टहल रहे थे। पूरा माहौल शांत, सुरक्षित और बेहद आलीशान था। मैंने अनायास ही अपने पुराने अपार्टमेंट को याद किया। वो भी अच्छा था, लेकिन इस जगह के सामने वो भी साधारण लग रहा था। मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, एलिस आखिर इतनी महंगी जगह पर कैसे रहती है? कॉलेज में वो हमेशा बहुत सिंपल रहती थी। साधारण कपड़े, मोटे फ्रेम का चश्मा, कम बोलने वाली और हमेशा अपनी किताबों में खोई रहने वाली। कभी ऐसा नहीं लगा कि उसका संबंध इतने बड़े परिवार से होगा। तो फिर सच क्या है? क्या ये अपार्टमेंट उसने किराए पर लिया है या ये वाकई उसका अपना घर है? जितना मैं सोच रहा था उतनी ही मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कुछ मिनट बाद शटल बिल्डिंग सी के सामने आकर रुक गई। गार्ड मेरा सूटकेस लेकर मेरे साथ लिफ्ट तक आया। उसने एक 30वीं फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। हर बीतते सेकंड के साथ मेरा दिल थोड़ा और तेज धड़कने लगा। टिंग। कुछ ही देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। पूरा फ्लोर एकदम शांत था। गार्ड मुझे लेकर सीधे यूनिट 3101 के सामने पहुंचा।
पहुंचा। उसने डोरबेल दबाई। बस 2 सेकंड, इतना इंतजार भी नहीं करना पड़ा। दरवाजा लगभग तुरंत खुल गया, जैसे अंदर खड़ा इंसान पहले से ही दरवाजे के दूसरी तरफ मेरा इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खुलते ही मैं कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। मेरे सामने एलिस खड़ी थी। आज वो बिल्कुल अलग लग रही थी। कॉलेज वाला मोटे फ्रेम का चश्मा गायब था। सामने हल्के रंग का आरामदायक होम आउटफिट, खुले बाल और चेहरे पर वही शांत मासूम मुस्कान। मुझे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम आ गए। उसकी आवाज में एक सुकून था, जैसे उसे सचमुच मेरे आने का इंतजार था। और उसी पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर खत्म होने वाला है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एलिस के इस दरवाजे के पीछे सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय मेरा इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना। अगर आपके हाथ ऐसी फ्यूचर डायरी लग जाए तो आप सबसे पहला सवाल क्या पूछोगे? अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि अगले भाग में डेवॉन, सेरेना और बाकी सभी लोगों को पता चलेगा कि जिस लड़के को उन्होंने दिवालिया समझकर छोड़ दिया था, वही अब अरबों का मालिक बन चुका है। और यकीन मानिए, इसके बाद कहानी और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाली है। फिलहाल के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। सायोनारा।